मार्केट में देखा जो ऑक्सीजन मास्क था उस पर MRP लिखी हुई थी 450 रुपये, और वो उसने हमें लगभग 700 के आसपास हमें दी। जब 700 की दी तो मुझे वो चुभ गई बात। हैरान हो जाओगे, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी वो 25 से 40 रुपए के बीच में थी, और MRP उसकी थी 450 से लेकर 650 तक। तो उसी समय मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं ऑक्सीजन मास्क यहीं से फ्री बांटना स्टार्ट करता हूँ कोरोना काल में। अगर किसी को भी ऑक्सीजन मास्क चाहिए तो मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा सकता है। उनकी फैमिली का एक भी मेंबर गाड़ी से नहीं उतरा संस्कार के लिए। इवन एक दिन तो हमने शमशान घाट भी बैठ के, हमें जब भोजन ही वहीं उपस्थित हुआ तो वहीं खाया गया, ठीक है। तो चीजें उस समय नहीं थी, और हमने देखा कि विडंबनाएं कितनी होती है, समाज में कितना ढकोसला चल रहा होता है, उस समय सब चीजें खत्म हो। भगवान का काम था ना हमें सुरक्षित रखना। भगवान ने हमें देखा कि जाओ तुम नीचे जाके काम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। एक लेडीज का फोन आया था, मुझे याद है रामपुरा की थी वो, उनका फोन आया मेरे पास कि भैया मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया और मेरे 2 बच्चे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी आंख में से आंसू आ गए। क्योंकि आपने बुरहान वानी का नाम सुना होगा, आतंकवादी था और वो लोकल कश्मीरी था। तो उसी समय पहले एक आवाज आई बम की तरह, बड़ाम करके। तो हमने सोचा शायद नॉर्मल होगा, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, मतलब फिर वो रुकी नहीं। पहले आर्मी वालों ने गैस के उसके आंसू गैस के गोले छोड़े। अब विश्वास नहीं मानो, गैस का जितना आपका धुआं था उसको आंसू गैस का, वो सब हमारे होटल पे। तब उस दिन एहसास किया भैया आंसू गैस के गोला कितना खतरनाक। 9-10 साल हो गए कश्मीर जाते हुए। कश्मीरी लोग कभी भी नहीं कहते कि हम इंडियन हैं। हमारे में क्या, अगर कोई मर्डर कर दे भैया 15 दिन में बाहर आ जाता है। बिल्कुल हमारी जुडिशरी कमजोर है। और वहाँ कहा जाता है कि जैसे जैसे ऋषि मुनि आते गए कि वहाँ पर 108 शिवलिंग की स्थापना है, जबकि वो 108 नहीं 124 है। मैंने खुद गिने हुए हैं। कई बार होता है कि आप मेडिटेशन करने जाए तो सूर्य कटारमल चले जाए, कसार देवी चले जाए, लेकिन मुझे जागेश्वर धाम जाके जो पॉजिटिव वाइब्स आती है, ऐसा कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड की संरचना है। पाताल लोक में है नीचे लगभग 50-60 सीढ़ियां हैं नीचे जाने के बाद पूरे ब्रह्मांड की संरचना है। और आप कहोगे सब वो नेचुरल है। वहां तो शंकर की जटाई भी है वहां पर बनी हुई। अगर आप छूओगे आप कहोगे यार रियल में बाल लग रहे हैं। 2020 में कोविड का वो दौर तो हम सब लोगों को बखूबी याद होगा, लेकिन कुछ उस बुरे दौर की कुछ अच्छी यादों के साथ आज मैं यहाँ पर मंच साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, एक ऐसी शख्सियत के साथ कि 2020 में जब हम व्यापार मंडल के साथ रुद्रभूष शहर में अपनी भूमिका, एक इंसान होने की भूमिका अदा कर रहे थे और लगातार सेवा के तौर पर बाजार पे थे, एक दिन अचानक से कॉल हमारे पास आती है। और उस दौर पे छोटी छोटी चीज़ों की जितनी अहमियत थी वो हम ही जानते हैं, या फिर वो शख्स जानता है जिसको उस चीज़ की ज़रूरत थी। हमें अचानक से एक कॉल आती है कि मैं भी कुछ चीज़ें हैं जो भेंट स्वरूप आप लोगों को देना चाहता हूँ या बाज़ार में लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, उसका जरिया आप बने। हम उस कॉल को अटेंड करते हैं और उसके बाद उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। तो हम पहुंचते हैं इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 6 पर। वहां मेरी मुलाकात होती है चेतन कुमार खनुइजो से, जो आज हमारे साथ मंच साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और समाज सेवी के तौर पर मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद से मुलाकातें बहुत कम हुई और लेकिन यादें बहुत अच्छी जुड़ी हैं। तो स्वागत है आपका, आपने बहुत लंबा टाइम लिया है मेरे साथ बैठने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ बातें बता दूं चेतन के बारे में। जितनी भी मुलाकातें जब भी मेरी चेतन से होती है, हम दोनों बराबर एक दूसरे से शिकायतें करते हैं। शिकायतें इस तरह की रहती हैं कि मैं उनके पास नहीं बैठ पाता हूँ या वो मेरे से नहीं मिल पाते हैं, या फिर और कुछ तरीके हम बैठकर मंच साझा करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम आपस में डिस्कस करना चाहते हैं वो सब चीज़ें नहीं हो पाई। तो नमस्कार साथियों, आज का मंच हम साझा कर रहे हैं चेतन कुमार खनीजो के साथ, जो समाज सेवी हैं और कोरोना वॉरियर्स रहे थे, अमरनाथ सेवा मंडल के इस समय सदस्य हैं, और बाज़ार में लमसम जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं या जो भी सामाजिक लोग हैं जो चाहते हैं कि उनसे लोग जुड़े, उनके साथ चेतन जी जुड़े हुए हैं। एक ब्लॉगर हैं, अपना एक यूट्यूब चैनल है खुद का, और बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री में सप्लाई करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अचीवमेंट के तौर पर इनके पास है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैं इसलिए भी मंच साझा करना चाहता हूँ कि कई बार लोग हमसे पूछ लेते हैं, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बिहाइंड द स्क्रीन उस समय काम किया था कोविड के टाइम पर, उनमें से एक आप हैं। तो कैसा रहा वो कार्यकाल? भैया पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपने मंच पे। बात करें अगर हम कोरोना काल की, तो सोचते हैं तो एक बार थोड़ा सा डरावना सा वो माहौल सा याद आता है मुझे भी कि कितना भयंकर था। क्योंकि उस समय जो हमारी सेवा चल रही थी, मैं कम से कम हर दूसरे या तीसरे दिन मैं शमशान घाट भी जा रहा था। जब मैंने वहाँ पर इकट्ठी देखी ना, कम से कम 18 से 20 बॉडियाँ देखी ना, तो एक अंदर से ना आवाज़ कपकपी सी आ गई। तो मैंने कहा इस मतलब ये कोरोना काल बहुत ज़्यादा भयानक है। तो उसी समय मेरे एक फ्रेंड था, उसकी मदर की तबीयत ख़राब थी, तो उस समय ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत चल रही थी। ऑक्सीजन तो हमने प्रोवाइड कर दिया, अब दिक्कत आ गई ऑक्सीजन मास्क की।
हम मार्केट में गए, मार्केट में देखा जो ऑक्सीजन मास्क था उस पर MRP लिखी हुई थी 450 रुपये, और वो उसने हमें लगभग 700 के आसपास हमें दी। जब 700 की दी तो मुझे वो चुभ गई बात। मैंने कहा यार ये जो ऑक्सीजन मास्क है इसकी कीमत लगभग 450 दिखा रहा है, और मुझे लग नहीं रहा भैया कि इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए। तो मेरे जो लिंक थे, मेरे फ्रेंड्स सर्कल था, तो मैंने ट्राई किया कि एक बार पता करता हूँ कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। भैया आप हैरान हो जाओगे, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी वो 25 से 40 रुपए के बीच में थी, और MRP उसकी थी 450 से लेकर 650 तक, अलग अलग वैरायटी की। तो उसी समय मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं ऑक्सीजन मास्क यहीं से फ्री बांटना स्टार्ट करता हूँ कोरोना काल में, कि जिसको भी नीड हो उसके लिए आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए और मेरे से फ्री में ऑक्सीजन मास्क ले जाइए। आप विश्वास नहीं मानोगे भैया, यहाँ से पिथौरागढ़ कितनी दूर होगा अंदाजा आपका? 150-200 किलोमीटर, इससे कम तो नहीं होगा। मेरे पास बंदा वहां से लेने आया ऑक्सीजन मास्क, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि बहुत बुरा हाल है ऑक्सीजन मास्क का भी, और कहीं नहीं मिल रहा था। और मुझे उस समय, आप विश्वास मानो नहीं मानो, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आ रही थी मेरे पास बिजनेस के लिए कि ऑक्सीजन मास्क आप हमें दे दो जितने आपके पास हैं, और हमसे आप पैसा ले लो। मुझे डबल ट्रिपल रेट में मिल रहा था सेल करने के लिए। लेकिन भैया हमारी अंदर से आवाज़ ही नहीं थी, हमने सेवा करनी तो सेवा करनी है, हमें लालच पड़ना नहीं, क्योंकि मुझे देख लिया था कोरोना काल में कि कोई फ़ायदा नहीं है, जितना मर्जी मोह माया में फंस जाओ कोई फ़ायदा नहीं है, यहीं रह जाना, सब यहीं रहना, यहीं रहना। फिर हल्के हल्के जितनी भी संस्थाएं थी आकर, तो मैंने उनसे टच बनाया कि अगर किसी को भी ऑक्सीजन मास्क चाहिए तो मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा सकता है। आप भी आए थे संजय जुनेजा जी के साथ में, अध्यक्ष जी के साथ में। मैंने गदरपुर गया, किच्छा भी, मैंने आसपास इलाकों में भी ऑक्सीजन मास्क बहुत दिए उस समय। नहीं, मैं फिर वही कहता हूँ कि एक ऐसा दौर था जिसकी कभी भी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन मैंने उस दौर में जो बहुत अच्छी चीज़ें ये देखी हैं कि लोग निकल कर बाहर आए। ऐसा नहीं कि जैसे आपने कहा था कि वो जो 450 रुपये का मास्क था जिसकी एक्चुअल कॉस्ट आप 25 रुपये बता रहे हैं, और जिस पे लोगों ने 700 रुपये भी लिए हैं। लोगों ने आपदा में अवसर छोड़ा नहीं। बिल्कुल, ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी लोग थे, हम जैसे, आप जैसे, ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं, और शायद इसीलिए हम एक मंच साझा कर रहे हैं कि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने घर फूंक कर अपनी जान जोखिम में डाली, और जो सामने जिसको दिखाई दे रहा था कि मौत सामने खड़ी है। हमने ऐसे भी दौर देखे हैं कि घर वालों के साथ खड़े नहीं हुए, बिल्कुल, अपनों ने अपनों को छोड़ दिया। बिल्कुल भैया। इसीलिए और यहाँ तक स्थिति आई कि हमारे हिंदू और सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा एक जो आधार कहा जाता है, जैसे जो अंतिम संस्कार वाली पारी कही जाती है, वहाँ लोग पहुँच ही नहीं रहे थे। लोगों को मतलब अंतिम संस्कार करने के लिए एक टीम को वहाँ आना पड़ा। एक वाक्य बताता हूँ, मैं शमशान घाट में ही था। शहर की जानी मानी हस्ती थी, वो एक्सपायर हो गए थे। उस समय मैं शमशान घाट में था। आप विश्वास नहीं करो कि एम्बुलेंस आगे गई थी और उनके जो परिवार के लोग थे वो पीछे गाड़ी में थे, और जैसी एम्बुलेंस से बॉडी जब संस्कार के लिए उतारी गई, आप विश्वास नहीं करोगे उनकी फैमिली का एक भी मेंबर गाड़ी से नहीं उतरा संस्कार के लिए। ये तो चीज, और मैंने भैया मैं देख के हैरान हो गया, इतनी जानी मानी हस्ती और उनके परिवार का एक बंदा गाड़ी से नहीं उतरा, और बाकी जो वहां पर सेवा कर रहे थे उन्होंने संस्कार किया, लेकिन वो अपनी गाड़ी से बिल्कुल उतरे नहीं भैया। हाँ, ये बात तो मैं भी किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि जब एक बार हम किसी के बहुत जानी मानी हस्ती उसमें, और जानी मानी हस्तियाँ ही ज़्यादातर जो मतलब लोग डर गए, जो लोग बहुत अच्छे इलाजों के लिए हॉस्पिटल तलाशते रहे, उन सब के साथ ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई। तो उन जब वहाँ घाट पर पहुँचे तो उनको हाथ लगाने के लिए जब मैंने कांधा दिया तो मुझे उन्होंने मास्क वास्क कर वो सब चीज़ देने की कोशिश करी। हालांकि मास्क तो हमारे पास बहुत होते थे, आप जैसे लोग हमें दे देते थे। उन्होंने मेरे को ग्लव्स देने की कोशिश करी, लेकिन मैंने फिर भी वैसे ही करके हाथ लगाया, क्योंकि हम ये जानते थे कि इतनी उस समय बिल्डअप, मतलब इतना माइंड सेट हमारा हो चुका था। चेतन भाई, आप भी उसमें समझ सकते थे कि हमें पता चल चुका था कि देखिए सेवादार कोई नहीं मरा उसमें। हाँ, ये बस ये सच्चाई है भैया, ये बिल्कुल सच्चाई है आपकी, कोई नहीं मेरे और इत्तेफाक से उनमें से मेरे ख्याल से एक आध को शायद कोरोना हुआ, नहीं तो मेरे हिसाब से किसी को कोरोना हुआ भी नहीं है। सब कोविड नॉलेज में, सब कोविड होने के बाद सेवा में उतरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पहले फेज में हो गया या दूसरे फेज में हो गया। मैं भी उससे पहले ही उठ के आया था, ठीक है, 16 दिन घर में क्वारंटाइन रहा। उसके बाद जब मेरा एक दोस्त एक्सपायर हो गया तो मैं मैदान पे आ गया। हाँ। और उसके बाद हमें ना तो कभी कोई दिक्कत हुई। अब आप ये समझिए कि कितना बड़ा उस समय वो चल रहा था कि आपको आदमी से आदमी नहीं मिलना है, 2 गज की दूरी रखनी है, समाज तरह से रखता है, सैनिटाइजर यूज करना है, ठीक है, इस तरीके से। और हम बाजार में खुले तौर पर कहीं भी घूम रहे थे, बाजार में ही खाना खाया। इवन एक दिन तो हमने शमशान घाट भी बैठ के, हमें जब भोजन ही वहीं उपस्थित हुआ तो वहीं खाया गया, ठीक है। तो चीजें उस समय नहीं थी, और हमने देखा कि विडंबनाएं कितनी होती है, समाज में कितना ढकोसला चल रहा होता है। उस समय सब चीजें खत्म हो गई थी।
लॉकडाउन में ना जब हम सेवा कर रहे थे अपनी, हम क्योंकि हमने अपनी गाड़ी की परमिशन भी ले ली थी, हम निकल रहे थे, तो बहुत जगह हमने देखा खाने की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो हमारी बाई जी हैं संत निष्ठा बाई जी, तो मैं बाई जी के पास गया, मैंने बाई जी से कहा कि अनंत प्रेम आश्रम है आदर्श कॉलोनी में जी। तो मैंने कहा बाई जी मैम कुछ जगह जाते हैं तो हम देखते कुछ लोग ना लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, जो लोग बाहर के जो यहाँ से लेबर कर रहे हैं। तो बाई जी ने कहा कोई बात नहीं, तो एक काम कर, डेली के 200 पैकेट हम फूड के देते हैं। तो 200 पैकेट कहना आसान है, 200 पैकेट डेली की उन्होंने हमें दिए, और जो हम अलग अलग एरियो में जाकर बांटते थे। आप विश्वास नहीं मानोगे, एक बार क्यों ना जब मैंने आपका जो मास्क जब फ्री में स्टार्ट किया था, मैं नीचे अपना मैंने मोबाइल नंबर भी दिया था, तो उसके साथ साथ मेरे पास और भी फ़ोन आ रहे थे। एक लेडीज़ का फ़ोन आया था, मुझे याद है रामपुरा की थी, वो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि भैया मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया और मेरे 2 बच्चे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी आंख में से आंसू आ गया था उससे। नहीं, मैं खुद जानता हूँ। और मैंने उससे कहा मैंने कोई बात नहीं, खाना मैं पहुंचाता हूँ और साथ में मैं आपको राशन किट भी पहुंचवाऊंगा। तो मैं इवनिंग में गया था, फूड तो मैंने पहुंचवा दिया था अपने कलीग के द्वारा, फिर शाम को जाकर हमने उनको राशन की किट भी दी। नहीं, मैं जानता हूँ बहुत सारे बाजार में, मैं इसीलिए रुद्रपुर से कई बार खासा प्रभावित इसलिए हो जाता हूँ, क्योंकि देखिए जब हम भी मदद करने के लिए आगे गए तो लोग हमारे पीछे आए, जैसे आपने हमारे पास सामान पहुँचाया करके। लेकिन मैं कहता हूँ हम तो केवल एक जरिया मात्र बने थे, और कई बार ऐसा होता था कि एक बार हमने सुभाष कॉलोनी से बैठकर एक बार राशन की अपील कर दी थी, तो जब मुझे वहाँ तक लग रहा था कि हो जाए 2, 4, 5, 10 पैकेट राशन हो जाए, इतना राशन हो गया था कि हमें 3 गाड़ियाँ मंगानी पड़ी वहाँ फैमिली के लिए। तो ऐसे भी लोग थे, और ऐसे भी लोग थे जिन तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही थी। हमारी अंत तक कोशिश थी, बहुत बड़ी ऐसी टीम है, और आप जैसे मतलब मेरे पास सैकड़ों ऐसे लोगों का नाम है कि जिन्होंने ना तो कभी आगे आकर बोलने की कोशिश की, ना जिन्होंने कभी बताने की कोशिश की, ना कभी उन्होंने फेम लेने की कोशिश की। हालांकि फेम का भी एक बहुत बड़ा खेल इस कोविड के दौर में रहा है, बहुत लोग उससे आज भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मेरे पास जब मैंने नंबर शो कर रखा था तो मेरे पास काशीपुर बाजपुर से फोन आया, सिर्फ किस लिए, कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने सिर्फ मेरी तारीफ करी कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आगे बढ़े इन चीजों के लिए। मैंने कहा यार भैया ये तो ऊपर वाली कृपा है, उन्होंने मुझे बनाया इसलिए और कि मैं कुछ और सलामत रखा। मैं एक बात और बता रहा था, हमारे एक साथी होते थे, अब इस फिलहाल वो हमारे बीच में नहीं है, वो मुझसे अक्सर ये कहते थे कि अपना ख्याल रखा कर, कि कहाँ घूम रहा है, पागल हो गया, इस तरीके की बातें करते थे, और कुछ हो जाएगा। मैंने कहा हम भी जमाने का ख्याल रखें तो भगवान क्या करेगा। सही बात है, ठीक है, भगवान का काम था ना हमें सुरक्षित रखना। भगवान ने हमें देखा कि जाओ तुम नीचे जाके काम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और बहुत कुछ हुआ, बहुत अच्छे लोगों से मिलने का उस समय अवसर प्राप्त हुआ, और मैं कहता हूँ सबसे अच्छे लोगों से उस समय हम मिले। बिल्कुल ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। और एक जो साफ सुथरे थे, जिसके अंदर कहते हैं ना छल कपट बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं, और मानवता का जीता जागता उदाहरण थे। ठीक है, और उसमें और आज भी उन लोगों से संबंध है, भले चाहे 2020 के बाद आज 5 साल हो गए, कई लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन जब भी मुलाकात होती है तो आज भी उसी मतलब भाव से मुलाकात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उन दिनों तो मेरे पास मैसेज भी बहुत सारे आए थे कि अगर आप कोई और सेवा करते हैं जहां हमारी जरूरत पड़े तन मन धन से, तो हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत मैसेज आए, झूठ नहीं बोलूंगा, फोन भी बहुत आए मेरे पास। मैंने भैया देखो, मैं पैसे तो कुछ सेवा है ही नहीं, जो पैसा जो सेवा है वो तन और धन से है, मन से भी है। हमारे धन तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन हमें अगर साथ में सपोर्ट मिल जाए ना, तो समझ लो सेवा तो फिर और आगे बढ़ती जाएगी। क्या कहते हैं उसका, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, एजुकेशन आपने BCA की डिग्री कर रखी है, और एक और अचीवमेंट है, अमरनाथ सेवा मंडल के आप सदस्य हैं, और मैंने सुना है 2015 से आप हर बार ये बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। भैया हम ना बस महादेव के भक्त हैं, और महादेव ने पहली बार लगभग 2015 या 16 में मैं पहली बार गया, और महादेव ने बहुत बढ़िया से बुलाया, और उसी समय एक वो हो गया वहाँ पर, टेरर अटैक भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने बुरहान वानी का नाम सुना होगा, आतंकवादी था और वो लोकल कश्मीरी था। उस समय उसको हमारे आर्मी ने उनको मार दिया था, और उसी समय हम वहाँ पर श्रीनगर में थे। उस समय पहले तो हम जब एयरपोर्ट से जब उतरे तो हमें वहाँ से आगे जाने नहीं दिया। तो उसके बाद हमारे पास जो ग्रुप था, हमारे पास लगभग 75-76 लोगों का हमारे पास ग्रुप था, जो हम अमरनाथ सेवा मंडल के लिए जा रहे थे। तो हमें वहाँ पर पास में एक होटल था जहाँ पर हमने स्टे किया, और लगभग टाइम हो रहा था 12 बजे के आसपास, क्योंकि हम पहुँच गए थे वहाँ पर 7-8 बजे के आसपास पहुँच गए थे जी, क्योंकि सब भूख लग रही थी। हमने लंच किया और हमसे कहा सबने कि सो जाओ, यहाँ से हम रात को निकलेंगे। और भैया लगभग 2-2:30 बजे के आसपास हम सब लगभग अपना लंच करके जैसे ही कमरे में जाकर रूम में जाकर लेट गए थे, तो उसी समय पहले एक आवाज़ आई बम की तरह, बड़ाम करके। तो हमने सोचा शायद नॉर्मल होगा, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, मतलब फिर वो रुकी नहीं। तो हमें भी यहाँ कि भैया ऐसा लगता कुछ गड़बड़ ना होगी। तो हमने बाहर देखा तो कम से कम होंगे लगभग 300-400 लोग जो सड़क पे, मेरे सामने की बात है,
ऑल्टो कार थी, उन्होंने उनको बंदे को वहां से निकाला गाड़ी में और आग लगा दी, और चाय का खोखा था उसको आग लगा दी, और बहुत माहौल खराब था। तो उनको पता नहीं कहीं से या तो शक हुआ, उनको लगा कि इस होटल में भी कुछ लोग बाहर के रुके हुए हैं। जो होटल वाला हमसे कहता था कि साल में 8 महीने ये होटल बंद रहता है, सिर्फ 4 महीने खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका वो बंद हो जाता है, अलाउ नहीं है। तो उनको पता लगा कि इस होटल में भी कुछ लोग रुके हुए हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, वहीं से पत्थर स्टार्ट कर दिए हमारे होटल पे। अब वो डर का माहौल बन गया बिल्कुल, क्योंकि हम जिस होटल में रुके हुए हैं वो भी कश्मीरी थे, और वो बाहर खड़े थे गेट के बाहर, वो भी कश्मीरी थे। 300-400 बंदा गेट पे आ गया, हमारी हालत खराब हो गई कि भैया अब तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमने फोन वोन किया, हमारे जो साथ के थे उन्होंने आर्मी की गाड़ियां आई, जैसी गाड़ियां आई वहां पर, तब वो भागे वहां से। हमारे पीछे ना ग्राउंड था भैया, बिल्कुल खाली होटल के पीछे, वहां पर हमने देखा जो हम टीवी में या सुनते हैं, पहले आर्मी वालों ने गैस के उसके आंसू गैस के गोले छोड़े। अब विश्वास नहीं मानो, गैस का जितना आपका धुआं था उसका आंसू गैस का, वो सब हमारे होटल पे। तब उस दिन एहसास किया भैया आंसू गैस के गोला कितना खतरनाक है, क्योंकि जैसा लगता है बिल्कुल मिर्च छोक दियो बिल्कुल आपके उसमें। वहां देखा हमने कि भैया बहुत बुरा हाल था। तो वहां हम रात को रुके, लेकिन बहुत डर का माहौल था। तो रात को लगभग हम फिर वहां से 12 बजे निकले, क्योंकि वहाँ आर्मियों की वो निकलती है, वहां से कन्वे निकलता है यहाँ पे, तो उनके साथ साथ हम वहाँ निकले। मैं नॉर्मली बात बता रहा हूँ, जो आपने वाकया बताया, जैसे दहशतगर्द वाला माहौल हो गया होगा बिल्कुल, लेकिन जो टेररिस्ट एक वर्ड आता है ना, जो आतंकवाद का एक वर्ड आता है, जब ऐसे पता चल जाए कि आतंकवादी घटना हो गई है, इस तरह की बात होगी, कितना फ़र्क लगता है इस मामले में, कितना, और बिल्कुल अपने घर से इतनी दूर, और फिर ऐसी जगह पे जो चीज़ ऑलरेडी इस चीज़ के लिए चिन्हित है और जहाँ ये सब चीज़ें आम बात होती है, तो कितना मुश्किल लग रहा था, कितना खौफ का माहौल भैया था। एक मेरा मानना है कि आतंकवाद को हम आधे से ज़्यादा आराम से ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? जो लोकल कश्मीर में जो लोकल में जो लोग रहते हैं, जो आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं, अगर हम उन्हीं को सबको खत्म कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि अपने इंडिया में आज उसके बाद से आतंकवाद होगा। फिर राजनीति कैसे होगी? यही तो चीज़ है ना, सबको अपने कुर्सी चाहिए। अब इसका तो जवाब है ही नहीं। मैं तो खत्म करने की बात कर रहा हूँ। मैं जितने भी आतंकवादी, जितने कश्मीर में संगठन बैठे हुए हैं जो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान का, उन सबको खत्म कर दो। मेरा वादा, उसके बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आतंकवाद आपको इंडिया में नहीं दिखेगा। लेकिन असल में एक है ना, राजनीति खत्म करनी है, ठीक है। अगर राजनीति खत्म हो जाए तो बहुत सारी मुद्दों का, सवालों का तो अपने आप ही जवाब मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजनीति फिर चर्चाएं होंगी कैसे करके, सदन में होल्ले कैसे होंगे, पुतले कैसे फूके जाएंगे बाजार में, ये सब चीजें इकट्ठे कैसे होंगे। आप बिल्कुल सही। जब 370 धारा हटी थी, तब मोदी जी ने यही किया था कि जितने वहां के लोकल थे सबको उनके घरों में ही कैद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता अगर कैद नहीं करते तो दंगे होते, कुछ ना कुछ माहौल खराब होता। बात है, थोड़े कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। हाँ। लेकिन मैं कड़े डिसीजन की बात फिर वही बात कहता हूँ कि आखिर बात, अब आप ये समझिए कि मैं बहुत हद तक 2014 के बाद से, चलिए पहले और किसी टॉपिक पे आते हैं। पहलगाम को हमले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये दूसरी ऐसी घटना थी। पहली बारी में आप वहाँ थे, दूसरी बारी में पहलगाम की घटना हुई है, और वहाँ 28 देखो एक बहुत कायराना हरकत है आतंकवादियों की। अगर दम है तो हमारी आर्मी के सामने आए, लड़े। नहीं, देखिए, आतंकवाद का काम आर्मी से लड़ना नहीं है। आतंकवाद का काम है दहशतगर्दी फैलाना, लोगों में एक मैसेज, डर का भावना बना देना, और मैं कहता हूँ मतलब दहशतगर्दी ही फैलाना है। भैया देखो, निहत्थे लोग, उन पे गोलियां चला देना, कोई है कोई? आप अपने आप को अगर समझते हो कि हाँ है, हम है तुर्रम खाएं या हम कुछ करते हैं, तो सामने लड़ो ना, तब बात का मजा है। अच्छा, आपने एक बात, बहुत बढ़िया बात कही, जब कश्मीरी की बात करते हैं, नेतागिरी की आपने एक बात बोली, तो आपको पता है जिसने आपने क्या नाम है आपका, ये लोकसभा में जो वहां पर एक आतंकवादी ने हमला किया था, जो पकड़ा भी गया था, क्या नाम था उसका? मैं नाम भूल रहा हूँ उसका भैया। अजहर? नहीं, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जिसको फांसी की सजा भी हुई थी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो एक कवि थे, उन्होंने, कवि ने एक बात बहुत बढ़िया बात की, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। उसने कहा उस बंदे को एक बार फांसी नहीं, 100 बार फांसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने हमला तो लोकसभा में किया, लेकिन वो एक को भी नहीं मार पाया। कुछ नेता मर जाते तो देश का कुछ भला हो जाता। कवि बहुत सटीक बातें कहते हैं, जो बातें मेरे ख्याल में मीडिया को कहनी चाहिए, वो बातें कवि कह जाते हैं। अपने मैंने जो कवि सम्मेलन अपनी लाइफ का पहली बार देखा था, सामने बैठकर किसी व्यक्ति की उपहास उड़ाना, और इस तरीके से उड़ाना कि उसको बात लग भी जाए और बुरी भी ना लगे। बहुत अच्छे तरीके से कहना जानते हैं। मैं आतंकवाद की बात पे आ रहा था, पहलगाम हमले की बात में आ रहा था। मैं थोड़ा सा एक चीज़ को और अलग तरीके से देखता हूँ, मेरा अलग नज़रिया है चेतन जी। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे पुलवामा जब हमला हुआ था, उसके 6 साल बाद फिर से
अटैक रिपीट हुआ है, क्या सुरक्षा एजेंसियों से चूक नहीं हो गई थी? बिल्कुल चूक है भैया, मानना पड़ेगा इस बात को, तो खैर मानना पड़ेगा, बिल्कुल चूक है। मैं तो वही बात से कह रहा हूँ, अगर कश्मीरी का बंदा कोई लोकल वाला ना मिला हो, क्योंकि सबको पता है कि कश्मीरी का लोकल वाला मिला है, तभी ये हमला हो पाया है। अगर वो नहीं मिला होता तो उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि भैया वो बिल्कुल, हमारे exact कश्मीर बात में आ जाते और ऐसा घर का भेदी लंका ढाई वाली हाँ, हाँ। कहानी है कि आप ही के लोग उसमें मिले होते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि सुरक्षा एजेंसियों से चूक थी, ठीक है, क्योंकि उससे 2 दिन पहले मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री जी ने वहां जाना था, गृह मंत्री ने वहां जाना था, ये चीज मैं आपको बहुत कड़वी बात बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 9-10 साल हो गए कश्मीर जाते हुए। कश्मीरी लोग कभी भी नहीं कहते कि हम इंडियन हैं, वो ये भी नहीं कहते पाकिस्तानी है, तारीफ वो पाकिस्तानी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा अपना देश। कभी भी आप जाओगे वो यही वर्ड आपको मिलेगा। और वो जब बुरहान वानी मरे थे ना, आतंकवादी था, तो वो एक बात ही बोलते थे, जब हमने पूछा कि भैया इतना तो माहौल क्यों खराब कर रखा है, कह रहा है उन्होंने हमारे भाई को मारा। और जबकि आतंकवादी था वो कहते थे हमारे भाई को मारा है, कहते उसको पकड़ लेते, मारना नहीं चाहिए था, उम्र कैद दे देते, मारना नहीं चाहिए था। नहीं, ये है, मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति का पार्ट है ये सब चीज़ें, और राजनीति में होते हैं कि मुझे कई मामले में कानून प्रणाली पे भी थोड़ा इस मामले में रहता है कि कई साल किसी चीज़ के लिए केस में लग जाते हैं और उसके बावजूद डिसीजन नहीं आ पाते, या फिर उसके बाद डिसीजन आना और उसमें जुडिशरी वीक है ना अपनी। हाँ, हमारे जुडिशरी में रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता। अब आप देख लो, अभी कुछ दिन, अभी कल या परसों ही रिजल्ट आया, उसका क्या नाम है, सॉरी, अंकिता भंडारी का। कब की बात है? 2 साल 8 महीने 12 दिन बाद डिसीजन आया, और डिसीजन कब आ रहा है? कल आ रहा है। तभी वो क्या हुई, उम्र कैद की सजा हो गई। और उसके बाद भी आपने देखा होगा, जो जिनको उम्र कैद की सजा हुई है वो जाते समय हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। आपने वीडियो देखी होगी, उस पे भी कम से कम ऐसी, मेरे हिसाब से तो ऐसी सजा सुनानी चाहिए कि अगला बंदा अगर सोचे ना कुछ इस बारे में तो उसकी रूह कांप जानी चाहिए। मैं एक बात, आपकी बात कह देता हूँ। धर्म की राजनीति को लेकर पिछले कुछ समय से हमारे आसपास का माहौल खासा गरमाया हुआ है। मैं कहता हूँ अगर कितनी भी हम नफरत इस मामले में हिंदू मुस्लिम के मामले कर लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कानून प्रणाली जो है ना, वो इस्लामिक कंट्रियों जैसी होनी चाहिए कि चोरी करे हाथ काट दिए जाएं, आप लड़कियों से बदतमीजी करें, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल होना चाहिए भैया, ताकि आगे खौफ हो। ऐसा नहीं कि वहाँ घटनाएं नहीं होती, लेकिन वहाँ रेशियो कम है, बहुत कम रेशियो में। क्यों? उनकी जो जुडिशरी है ना, जो सजा है वो बहुत सख्त है। हमारे में क्या, अगर कोई मर्डर कर दे भैया 15 दिन में बाहर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जुडिशरी कमजोर है। मतलब ये जो अपने अंकिता भंडारी केस के मामले में बात करी कि जो वो लड़के जब वहाँ से कोर्ट से उनको ले जाया जा रहा था, जब उनको सजा सुनाने के बाद से, तो वो इस तरीके से मुस्कुराते हुए गए जैसे किसी ने कह दिया हो कि भाई तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ। देखो, मुझे पता कि उम्र कैद होगी, और आप भी देखना महीने या 2 महीने में वो बाहर होंगे। अच्छा आचरण के चलते, बिल्कुल सरकार का फेलियर, बस आप भी देखना 2 या 3 महीने बाद वो बाहर होंगे। क्या महिलाओं को लेकर बड़ी विडंबना है मुझे अपने देश में लगती है कि महिला सशक्तिकरण का भले ही चाहे कितना बड़ी दम्भ आती जाती सरकारें भर लें, लेकिन जो महिलाओं को लेकर उत्पीड़न के बाद कोर्ट और जो न्याय प्रणाली है, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ मुझे सुधार होता हुआ नजर नहीं आया। लग तो भैया मुझे भी नहीं रहा, लेकिन अगर जुडिशरी हमारी थोड़ी सही हो जाए ना, तो मैं फिर वही कहता हूँ ना, एक्चुअल में सही राजनीति को करना है, राजनीति वाला पार्ट अगर सही हो जाए। भैया देखो, मैं राजनीतिक बंदा नहीं हूँ, इसलिए इस बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा आपसे। नहीं, आप मानते हैं ना इस मामले, देखिए राजनीति हर मामले में इन्वॉल्व हो जाती है। मैं नहीं होती, मैं मान रहा हूं, बिल्कुल मान रहा हूं। मैं मौजूदा सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। अचल ऐसा है कि अगर राजनीति खराब हुई है तो राजनीति पिछले 10 सालों में खराब नहीं हुई, राजनीति शुरू से लेकर अंत तक खराब होती चली आई। बिल्कुल हो रही, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं केवल कह दूं कि पिछले 10 साल की सरकार का दोष है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राजनीतियां पहले भी हुई है, पहले की पुरानी सरकारें भी इस चीज का दम्भ बढ़ती थी, उस चीज के मामले में गलत इस्तेमाल करती थी। बिल्कुं, यही सब चीज हुई ना। तो मैं कहता हूँ अब, लेकिन अब ये है कि राजनीति इस मामले के पार्ट के चरम पर लोग कहते हैं कि चले गई है, लेकिन अब हम वही बात कहना चाहते हैं कि अगर राजनेता इस मामले को संज्ञान ले और सदन पे उठाएं इस बात को और एक मत हो जाए। पहलगांव के हमले में मुझे एक बहुत बढ़िया सटीक बात लगी कि विपक्ष और तमाम जितने भी नेता थे वो सब सरकार के साथ इस समय आकर खड़े। बिल्कुल, ये भैया एक बहुत देखने लायक, सोचने वाली बात है कि सब जने एक मंच पे आकर उसको विरोध करें। मुझे ऐसा लगता था कि इस समय कुछ हो जाना चाहिए, और एटलीस्ट इतना तो हो जाना चाहिए था कि पीओ के अपने पास आ जाता। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन भैया देखो बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ बैठ के नहीं सोच सकते, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, वो सब चीजें मैं, लेकिन आप जो बोल रहे हो मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये तो आर्या पार होना चाहिए था इस समय, क्योंकि ये माहौल ऐसा बन चुका था, या इधर या उधर। लेकिन वो भैया ऊपर बैठे हैं, उनको ज्यादा चीजों को नॉलेज है कि उन्होंने यहाँ पर सीज फायर क्यों हुआ, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। किसी केबिन में बैठकर देश का फैसला नहीं लिया जा सकता, इसके लिए ऊपर की सरकारें हैं और बहुत सारे
नियम कानून है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस मामले में क्योंकि बात की जाए? अंतर्राष्ट्रीय से अगर जो भी सामान आ रहा है, जो आयात निर्यात होता है, वो बिल्कुल टोटल बिल्कुल बंद हो जाता और बहुत सारी चीजें भी दिखते आ सकती थी। लेकिन तब भी मैं कह रहा हिंदुस्तानी जितने भी थे पूरी इंडिया के, किसी ने ये नहीं कहा कि सीज फायर करो, सबने कहा इसको आर पार कर दो। किसी ने नहीं कहा कि इसको रोक दो, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ हर कोई आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होते हैं। और एक बात और भी है, मैंने कई बार ये बातें कही हैं, शायद आप भी इस पर इत्तेफाक रखते हो, कि हो सकता है कि कोई, मैं, आप या हमारे को सुन रहे लोग होते हैं कि सरकार से कोई व्यक्ति नाराज हो, लेकिन जब देश पे बात आती है, जब सेना की बात आती है, तो सेना का एक अलग सम्मान है। हर व्यक्ति के 150 करोड़ की आबादी के हर व्यक्ति के दिल में सेना के लिए एक अलग सम्मान है। और सेना के साथ हर कोई व्यक्ति सेना के साथ खड़ा है, हर कोई व्यक्ति देश के साथ। लेकिन आपने कुछ चीजें आपने देखी होगी कुछ सालों से ना, जो आर्मी है हमारी, उसकी रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है लोगों के अंदर, बहुत बड़ी है। पहले नहीं थी इतनी रिस्पेक्ट, अब आज की तारीख में आप कहीं भी देखोगे ना, अगर कोई भी आर्मी का बंदा कोई भी जा रहा हो, आपका मन करेगा मैं इसको सैल्यूट करूं। नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, मेरे ख्याल में 2099 की बात है। मैं हल्द्वानी रेजिमेंट में एक बार चले गया था। मेरे एक साथी होते थे, उनके जीजा जी कर्नल होते थे। उन्होंने जब एक बार, वो हम 2 दिन उनके यहाँ रुके, तीसरे दिन जब जाने लगे तो ड्यूटी जा रहे थे, तो उन्होंने पूरी अपनी ड्रेस वेल ड्रेसअप होते हैं, आप आर्मी का जानते हो। उन्होंने जब वहाँ पर मुझसे हाथ मिलाया तो मैंने उनसे कहा मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ। जब मैंने उनसे गले मिला, मेरी 19 साल की 20 साल की उम्र थी, तो क्या कहते हो, मैं उनसे गले मिला तो मैंने उनसे एक बात कही कि मैं अपनी ज़िंदगी में इससे बड़े सेलिब्रिटी से कभी नहीं मिल पाऊंगा शायद। कि मैं आज भी कह दूं कि मुझे ना तो अमिताभ बच्चन से मिलने की इतनी खुशी होगी, ना किसी नेता से और किसी से भी, लेकिन जो सम्मान उनका था, क्योंकि गूज बम्स वाली फीलिंग वो आ गई थी। और मैंने देखा है कि आर्मी का वाकई में दिल से सम्मान है, और पिछले कुछ सालों में वाकई में ये सब चीज़ें बड़ी है, क्योंकि अब देश पे बात आती है, अब देश पे बात आ जाती है। मैं एक बार ना केदारनाथ ही जा रहा था, तो रास्ते में कम से कम 2 या 3 ट्रक थे जो आर्मी के रुके हुए थे और खाना खा रहे थे, जबकि चीज़ें मुझे बोलनी नहीं चाहिए भैया। मैं केदारनाथ जा रहा था, तो मेरे पास ना पानी की बाल्टी वो थी आपकी, मैंने क्रेट रख के रखी हुई थी कि रास्ते में उतरना पड़े। जब मैंने देखा ना, वो 3 आर्मी की गाड़ियाँ थी, वो खाना खा रही थी, और मैंने देखा आसपास कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने अपनी आंख से देखा, तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने कि यार जो हमसे कर सकता है, तो मैंने वहीं से उस समय क्रेट उठाई अपनी, और पानी की सब बोतलें वहां बांट दी। पहले तो उन्होंने मुझे मना करा कि भैया हम ऐसे किसी का नहीं लेते। फिर उनको मैंने बताया, अपने बारे में थोड़ा समझाया, बताया, फिर उन सबको मैंने, फिर उन्होंने तब जाके एक्सेप्ट करी, तो वो नहीं ले रहे थे। मैं वही बताता हूँ कि आर्मी के मामले में आदमी थोड़ा इस अलग हटके सोचता है, क्योंकि वो देश पे बात आ जाती है। चलिए, सेवा को लेकर हमारी मुलाकात हुई थी, और सेवा को लेकर अभी फिर हम बात करने के मतलब एक जो ये सेवा भाव आप करते हैं, इसमें फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? क्योंकि देखो, आप भी समझ सकते हैं, अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो ना, तो हम सेवा कुछ नहीं कर सकते। ये तो आप भी मानते हैं। लेकिन ये बात में 2 चीज़ें हैं, कुछ लोग मना भी करते हैं फैमिली के कि भैया नहीं जाना। जब कोरोना काल का टाइम था, तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपका शमशान घाट जा रहा था, तो मेरे भाई ने भी मना किया कि भैया वहाँ मत जा, क्योंकि माहौल इस समय ख़राब है। तो मैंने अपने भाई से कहा, भैया काम कर, मुझे ऊपर वाला कमरा दे दे, मैं वहीं सोऊंगा ऊपर ही। लेकिन मेरे अंदर से नहीं मान रही, मैं तो जरूर जाऊँगा ही जाऊँगा वहाँ पर। मैंने उनसे कहा मैं ऊपर सोऊंगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने जब हम बाजार निकल के आए घर से, और हम घर जाके, लोग जो घर में थे, जब लोगों तक केवल ये घटना सुनी थी कि 2 आदमी वहाँ मर गए, वो बीमार हो गया, ये, उनके पास केवल इतनी घटना थी। लेकिन जब हम बाजार आ रहे थे, तो हमें लिख रहा था कि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद कर दी, कि हमने इसे बचा दिया, हमने इसे बचा दिया, इसके घर तक खाना पहुँचा दिया, इसके मास्क पहुँचा दिए, इसके दवाइयाँ पहुँचा दी। ये सब चीज़ें हो रही, हमारी एक दुनिया अलग थी, और जो लोग केवल घर पे थे, उनकी एक दुनिया अलग थी। बिल्कुल सही कह रहे। इसी वजह से हमारे अंदर इतनी हिम्मत थी। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता था कि एक्चुअल में माहौल वैसा नहीं है जैसे घर में बैठ के सोचा जा रहा है। बिल्कुल, ये तो सच्चाई है। जो खौफ का मंजर हमने देख लिया ना, क्योंकि घर पे जो बैठा, अगर मेरे हिसाब से अगर हर घर से एक बंदा भी निकलता ना, तो मुझे नहीं लगता कोरोना कुछ कर पाता। हर बंदा निकल जाता है, एक घर से एक बंदा निकलता। लेकिन बहुत बढ़िया बात ये रही कि बड़ी संस्थाएं निकल के आई, बड़े लोग आए, समाज सेवी लोग आए, आप जैसे लोग आए, ये सब चीज़ों की। अच्छा, मैं एक चीज़ और बात कहता हूँ, जैसा भी रहा, 2 साल हमने ये सब चीज़ें झेली हैं, और 2 साल में हमने बहुत सारे अपने लोगों को खोया है, और 2 साल में ऐसा भी हुआ है कि हमारी आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई है। आज फिर उस दौर में हम पहुंच गए हैं। लगातार खबरें इस तरीके से चल रही है, उत्तराखंड में भी ये बात चरम पर है कि कोविड फिर से लौट कर आ गया। देखो भैया, मेरा मानना है ना, जो कोरोना है, कोई हैवी कोई वो नहीं है, मतलब क्या बीमारी है, कुछ नहीं है। पहला जो साल निकला था, अगर आपने देखा हो, वो डर का माहौल था। कोरोना क्या है? डर। जितनी भी जान गई है, सिर्फ वो डर से गई है। और जब दूसरी बार कोरोना आया है, तो आपने देखा होगा कि जो पहले डेथ हुई थी, वो उससे बहुत रेशियो कम हो गया था। क्योंकि लोगों के मन से वो डर निकल चुका था। लेकिन हमारे यहाँ तो दूसरे वाले रेशियो में दिक्कत हुई ना, हमारे यहाँ दूसरे वाले रेशियो में दिक्कत हुई। मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो कोरोना इतनी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, जो डर का माहौल है। अगर वो आप डर गए,
तो फिर तो आपको लेट होगी। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट बात थी। जो हॉस्पिटलों में जो माहौल था वो खौफ के माहौल में हो गया कि हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति अगर किसी हाथ नहीं लगाना चाहता, कोई किसी को हाथ नहीं लगाना चाहता। मैं कह रहा हूँ खौफ था ना, खौफ था। जितने भी लोग मेरे हिसाब से मरे हैं, जितने भी लोग गए हैं, जिनकी जाने गई हैं, वो अधिकतर सब खौफ से गई हैं। हाँ, मेंटली प्रेशर ले गए हाँ। वो अपने आप में उस चीज। अच्छा, मैं एक चीज और कह रहा हूँ, मैंने कोविड में बहुत सारे लोगों को बाजार में काम करते हुए देखा कि उन्होंने अपनी पार्टिकुलर एक जगह मान ली थी कि कोई चाय दे रहा है तो चाय ही दे रहा है, खाना हाँ। दे रहा है तो खाना ही दे रहा है, हाँ। वो दूसरी तरीके से दूसरी जगह नहीं जाना चाह रहा है। हाँ ना। लेकिन मेरा मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं हॉस्पिटल भी गया, मैंने शमशान घाट भी जाके देखा, हम आप जैसे लोगों से मिला, तो हमने ये चीज़ें जानी कि वाकई में चीज़ें वैसी नहीं है जैसे लोग बता रहे हैं, जैसी दुनिया बात कर रही है, जैसा मीडिया चीज़ें दिखा रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं है। इसमें अगर लोग बाहर निकल के आए हैं, लोगों ने एक दूसरे की मदद करने की सोची है, अगर जो आपने कहा है कि हर घर से एक आदमी भी आता और नहीं भी आता, हर दूसरे घर से भी एक आदमी आता, तो भी शायद हम इस लड़ाई को बहुत जल्दी इससे जीत जाते और इससे पार पा लेते। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भैया, जितने लोग सेवा लोग कर रहे थे ना, वो आप सही कर रहे हो, लेकिन हमें ना कुछ चीजें लोगों को भी दिखे, मतलब अपनी रुद्रपुर सिटी के भी बहुत से लोग ऐसे दिखे जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी कि भैया ये भी लोग सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमें दिखे। हाँ, बिल्कुल दिखे। हाँ। भले उन्होंने जैसी मर्जी सेवा करी हो, खाने की करी हो, भले आपकी किसी की हेल्प भी करी हो, जैसे मर्जी करी हो, लेकिन मुझे कुछ ना उस समय एक एकजुटता दिखी अपने रुद्रपुर में। हाँ। कि लोग आए पड़े सेवा करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मदद करने नहीं आ पा रहे थे, लेकिन वो फिर मैंने कहा पीछे से मतलब किसी तरीके की मदद लोगों तक पहुंचा दे रहे थे कि भाई हम ये देना चाहते हैं, भले चाहे वो 10 रुपए की मदद हो, 1000 रुपए की मदद हो, लेकिन उस समय बूंद बूंद से सागर भरने वाली स्थिति थी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ आपकी बात पे, क्योंकि उसमें मैंने तो ऑक्सीजन मास्क तो छोड़ा, मेरे पास तो कुछ फोन फिर उसका है कि हमें वो किट चाहिए, आपकी पीपी किट चाहिए कि मतलब कि शमशान घाट में जाना है या उसमें जाना है, तो फिर मैंने किट का भी अरेंज किया, यहाँ से मंगाई, सब बाहर से आया, और किट का भी अरेंज करके मैंने किट भी दी है, आपका नॉर्मल नोज मास्क भी दिया है। फिर तो भैया मैंने बहुत आइटमें दी, झूठ के बोलूँ, वहाँ से बहुत आइटमें, जिसने जो मांगा, जितना मेरे से हो सका। और देखो, अगर कोई बंदा एक सेवा भी करता है ना, तो कोई ना कोई पीछे से कोई ना कोई उसको वो भी होता है कि भैया ये सेवा कर कैसा रहा है। आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझसे 4 या 5 लोगों ने ऐसे बोला कि भैया तेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, पहले बता, जो तेरी सेवा कर रहा है पैसा कहाँ से आ रहा है। मैं तो साफ सुथरी जवाब देता हूँ, मुझे तो आप जैसे लोगों ने दिया है। मैं तो एक चीज बोलता हूँ भैया, देखो महादेव है भैया, मैं महादेव को मानता हूँ, मैं देखो महादेव मुझे दे रहा है, महादेव ने मेरे से बोला है कि मैं बैठा हूँ तेरे पीछे, तुझे किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा, तू लगे रहे। मैं खुद शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और मैं कहता हूँ कि शिव का मतलब है कि शिव से शून्य तक हो जाना। बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन चाहेगा उस दिन शून्य हो जाओ, बिल्कुल सही बात है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। इससे बेहतर कि हम शिव के हो जाए। हाँ बिल्कुल, सच्चाई है, ठीक है। हम ये मैं एग्जैक्ट बात करते हैं, तो अब आगे और क्या रहता है सेवा में, अब क्या है आगे, कुछ ऐसा कुछ है मन में सोचा? देखो मन में तो भैया मैंने की सोच रखी थी, मेरा जो एम था, जो मैं सोच रखा था कि अपने रुद्रपुर में फ्री ऑफ कॉस्ट एक मेडिकल खोलना है मैंने, जिसमें दवाइयाँ सब फ्री में बांटी जाए। ये मेरा एक इन फ्यूचर प्लान है, जिसमें हमारे जो हमारे एक सेवादार हैं, मतलब जो समाज की सेवा करते हैं, उन्होंने एक प्रयास भी किया, उन्होंने खोला भी एक मेडिकल आपका फुलसुंगी साइड में। उन भैया से मेरी बात भी हुई थी। मेरा भी एक है कि मैं यहाँ पर खोलूँ और वीक में एक दिन एक डॉक्टर बैठाऊँ, ये मेरा एम है। इसको मैं आज नहीं तो कल नहीं तो मैं परसों उसको पक्का 100% करूँगा। ठान लिया तो हो ही जाएगा। मैं बिल्कुल करूँगा, मैं सोच रखा है, मैं इसको दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो पर्चा बनेगा, जो डॉक्टर बैठेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मैंने सोच दिया। और आप विश्वास नहीं मानोगे, वैसे तो मैं डिस्कस हुआ था कुछ लोगों से मेरा, और सबने मुझे सपोर्ट करा, मुझे किसी ने ना नहीं करी। उसने कोई बात नहीं, कुछ दवाई हम देंगे तुझे, जो भी सपोर्ट होगा वो हम पूरा करेंगे। चलिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा, लास्ट में, और इस बात को बहुत लंबी बात हो गई, खत्म करते हैं, ब्लॉगिंग भी करते हैं आप? भैया ब्लॉगिंग क्या ना, एक शौक है मेरा ना, घूमने का बहुत मन करता है। और आप विश्वास मानोगे, मैं जहाँ पे जाता हूँ घूमने, अधिकतर तीर्थ स्थल पे जाता हूँ मैं। मेरी मैरिज हुई है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल हुए हैं। और मेरी वाइफ कहती है कि वहाँ ले चलो, गोवा, यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, घूमने बाहर चलो। आप विश्वास नहीं मानोगे, वो जब से मेरे साथ जुड़ी हम तब से तीर्थ स्थल ही जा रहे हैं। तीर्थ, वो कहती है मैं तो धार्मिक हो गई हूँ यहाँ कर। और तो मेरा मन करता है जहाँ जहाँ महादेव बैठे हुए, मैं उन सब जगह जाऊँ। नहीं, मैं केदारनाथ और ये अमरनाथ तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा जो अपने आसपास की जगह में सुकून मिलता है जागेश्वर धाम। भैया जागेश्वर धाम इतना सुकून मिलता है वहाँ पर जाके। ये मेरा मानना है, अगर कोई भी बंदा नेगेटिव है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए, हाँ, जो बिल्कुल नेगेटिव है, जो एक तरह से कह सकते हार गया हूँ मैं, कि मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे कुछ चाहिए, मेरा मानना है वो एक बार जरूर चले जाए जागेश्वर धाम। मुझे ऐसा लगता है, मेरे को बड़ी पॉजिटिव वाइब्स ही रहती है वहाँ से। जैसे अभी कई बार होता है कि आप मेडिटेशन करने जाए तो सूर्य कटारमल चले जाएं, कसार देवी चले जाएं, लेकिन मुझे जागेश्वर धाम जाके जो पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, बिल्कुल 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 वो नहीं होती। बिल्कुल, जो जागेश्वर धाम की जो आपकी वहाँ पॉजिटिव है ना, जो महादेव की कृपा है, मुझे नहीं लगता कि आसपास कहीं और,
क्योंकि मेरे बहुत चक्कर लगते हैं, मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं यहाँ से जागेश्वर धाम निकल जाता हूँ। हाँ, मुझे हमेशा रहता है, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ वहाँ जाने के लिए। और वहाँ कहा जाता है कि जैसे जैसे ऋषि मुनि आते गए कि वहाँ पर 108 शिवलिंग की स्थापना है, जबकि वो 108 नहीं 124 है, मैंने खुद गिने हुए हैं। सब शिवलिंग में गिनता हूँ जब भी जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरा मन रहता है कि मैं एक एक शिवलिंग पे मत्था टेकता हूँ। सामने वो एग्जैक्ट बात है, मतलब बिल्कुल है कि पहाड़ों के बीच में चलना। उसके एक आगे और जगह है व्रत जागेश्वर, तो उससे पहले पड़ती है, जबकि वो भी व्रत जागेश्वर माना जाता है, अच्छी जगह है वो भी। उसके भी आगे एक पताल भुवनेश्वर का अपना का नाम सुना, जी। मौका मिले तो जरूर जाना वहां पर भी। वो ऐसा कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड की संरचना है, पताल लोक में है नीचे लगभग 50-60 सीढ़ियां हैं नीचे, नीचे जाने के बाद पूरे ब्रह्मांड की संरचना है। और आप कहोगे सब वो नेचुरल है, किसी ने कुछ बनाया नहीं है। वहां तो शंकर की जटाई भी है वहां पर बनी हुई। अगर आप छूओगे आप कहोगे यार रियल में ये बालें लग रही है, मतलब देखने की चीज है। नहीं, इसी वजह से तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। हाँ, और मुझे एक बात बताऊँ, मैं अभी ना ऋषिकेश गया हुआ था। ऋषिकेश से आपका शिवपुरी से ऊपर एक रास्ता है, मैं नाम बोल रहा हूँ मंदिर का, वहाँ गुफा के अंदर शंकर भगवान है, शिवलिंग है। मैं मेरा मन आ गया, मैंने वहाँ जाना है। और आप विश्वास में, जो गेट था उसका बाहर एक आर्मी का रिटायर थे, वहीं पूजा पाठ करते हैं, वहीं बैठे मंदिर पे। और गेट जो उसका था वो था नीचे झुक के जाना है। और अंदर जब मैं जैसे अंदर घुसा तो जैसे ना बिल्कुल प्राकृतिक संरचना कर रखी थी, मतलब लगने था पहाड़। जैसे हम आगे गए, आधे रास्ते में पहुंच गया तो उसी समय एक चमगादड़ आने लग गया नीचे, क्योंकि अंधेरा था पूरा घुट। एक आया चमगादड़ आया पहले, मैंने कहा चले गया। फिर मैं आगे गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा, फिर वो आया बार बार, 2-3 चक्कर काट गया। मैंने कहा मुझे लगता है कि महादेव चाह रहे हैं कि मैं दर्शन ना कर पाऊँ, क्योंकि अंधेरा तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो लौट के मुझे वो वापस ही आना पड़ा। लेकिन वो बहुत ही मतलब डरावना भी था, क्योंकि हम बैठ बैठ के जा रहे थे। प्राचीन जगहें हैं और वाकई में होती है। आप सोचिए कि वो जिसने भी वो बनाई होगी या जैसे भी वो बनी होगी और जो भी उसमें रहा, प्राकृतिक बनी हुई है। हाँ, समझिए ना कैसे करके जीवन यापन होता होगा। कहना बहुत आसान है, पहाड़ों में जिंदगी बहुत टफ लाइफ है। मैं थोड़ा ब्लॉगिंग के लिए बात कर रहा था कि अक्सर बातें होती रहती है ब्लॉगिंग के लेकर आपको, और सबसे ज्यादा मेरे को लगता है हमारे में डिस्कस होती है। हाँ जी, चाहे गैजेट को लेकर ये करके। तो क्या रहता है ब्लॉगिंग को लेकर? भैया देखो, ब्लॉगिंग एक्चुअली मेरा ना घूमने का बड़ा मन करता है कि मैं नई नई जगह पे जाऊं। तो मैंने सोचा कि जब नई नई जगह पे जाना है तो उसके साथ क्यों ना शूट किया जाए, कोई वीडियो बनाया जिससे कि थोड़ी सी मेमोरी भी रहे। पहले मैं सिर्फ वीडियो बनाता था भैया, ऐसी जब जाया थोड़ी सी मेमोरी जाए। तो मेरे से किसी ने कहा कि ये ब्लॉगिंग आजकल बहुत चल पड़ा है तो वीडियो बनाने लग जाएगा भाई। तब से वो मुझे शौक हो गया कि हाँ भी चलो गए तो वीडियो बना ली हमने। लेकिन ब्लॉगिंग पे आओ, ब्लॉगिंग क्या कहता है कि वो मांगता है टाइम भैया, टाइम बहुत मांगता है, थोड़ा बहुत ही टाइम। अगर जिसको ब्लॉगिंग करनी है उसके लिए टाइम चाहिए, और वो टाइम भैया मेरे पास है नहीं इसलिए वो वहीं का वहीं होल्ड है। जब जाता हूँ कहीं, तब कभी भी जाऊँ मैं, तब वीडियो लाकर मैं अपलोड जरूर करता हूँ भैया, कहीं भी जाऊँ मैं। चलिए, और मेरा, अगर आप अमरनाथ जी नहीं गए तो एक बार जरूर जाओ अमरनाथ जी, जरूर कोशिश रहेगी। जब तक केदारनाथ तो देखो स्वर्ग ही है, जब तक जन्नत है। मैं सिंपल बात है, जब तक ऊपर वाला नहीं जाएगा, जब तक भोले की आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल पत्ता नहीं हिलता। बिल्कुल सच्चाई है भैया, सच्चाई है बिल्कुल। तो साथियों, ये थे हमारे साथ चेतन कुमार, जो हमारे कोविड के साथी हैं और कोविड की उस बुरे दौर की एक अच्छी याद में से एक हैं, और हमारे छोटे भाई हैं, मित्र हैं। अक्सर हमारा डिस्कशन होता रहता है और बातें ज़्यादा समाज सेवा को लेकर ही होती है। मैंने कार्यकाल देखा है उनका, कम उम्र में इस तरीके के इतनी संजीदगी अगर आपके स्वभाव में आ जाए तो यह समाज के लिए बहुत अच्छी बातें होती हैं। कोशिश है उनकी कि वो एक रुद्रपुर शहर में, अपने एक शहर में गरीब लोगों के लिए एक मेडिकल स्टोर खोलें जहां मुफ्त की दवाइयां हो, और एटलीस्ट महीने में, हफ्ते में किसी तरीके से किसी डॉक्टर के द्वारा वहां सेवा भी दे सकें। बहुत कम लोग होते हैं जो समाज के बारे में वाकई में चिंतन करते हैं, और कितने लोग होते हैं उस पर कामयाब हो पाते हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से समाज बनता है और बचा रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आप अपनी इस कामयाबी को छू लें, और हमारे से, स्पेशली मेरे स्तर पे अगर आपको कोई मदद लगे तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। और ये एक टीम वर्क है, किसी अकेले व्यक्ति के कहने से भी ये काम होना बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आप अपने इस फैसले पर और अपनी इस कामयाबी को, जो आप चाहते हैं, उस पर आप जल्दी से इस पर कोई रिजल्ट दे पाएंगे, ताकि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत, क्योंकि बाजार में हम देख, बस भैया आपका प्यार, आशीर्वाद और महादेव की कृपा बनी रहे, और जल्दी हम इस काम को जल्दी करेंगे। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ मैं कि ये जल्दी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर किसी अन्य साथी के साथ, ऐसे ही किसी हस्ती के साथ फिर से आपके साथ बैठेंगे। मुलाकातें होती रहेंगी। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए,
तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं अपना नंबर आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद चेतन, बहुत लंबे बहुत टाइम धन्यवाद। के बाद 4 साल अरे, लगे, आपने बस 4 प्यार साल आपका। बाद मुझे समय दिया। हालांकि मैं बैठना तो कई बार चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि एक मंच हो जहाँ बैठा जा सके। 4 साल लगे मंच में, हमें भी बहुत लंबा समय लगा। उसके बाद अब मुलाकात हुई है, फिर किसी दिन बैठेंगे, किसी दिन राह चलते चाय पे फिर से आपके साथ चर्चा बाकी बिल्कुल, रहेगी है। धन्यवाद। राह चलते चेतन हर बार हमें चाय पीने के लिए पूछते हैं, काढ़ा पीने के लिए, जो कोविड का एक स्पेशल पे था कोविड का। तो बने रहिएगा साथियों हमारे साथ ऐसी ही चर्चाओं के लिए। मैं अनिल रावत, आज के हमारे साथी थे चेतन कुमार, समाज सेवी, और मेरे साथी उज्जवल के साथ। धन्यवाद।